नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव जिस मैनपुरी सीट पर अपना पूरा दमखम दिखाने को तैयार है, क्या वहां का समीकरण सबके अनुकूल आएगा या उसमें भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए इस खास मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कई सारे लोग मौजूद हैं, कई सारे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको तमाम जानकारी जो है बिल्कुल सटीक देंगे। बहरहाल शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और आपको बता दें कि जो सबसे पहला सवाल है, जो सबसे अहम है, वो यही कि मैनपुरी की सीट इस वक्त बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। वहाँ पर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है उसका बिगुल फूंकने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार है और यहाँ पर भाजपा भी। लेकिन इस समीकरण का आखिरकार जवाब क्या निकलेगा वो किसी को नहीं पता है। लेकिन इस सियासी संग्राम को देखते हुए यहाँ पर जो है अलग अलग समीकरण बनने, चलिए सबसे पहले उस समीकरण को समझ लेते हैं और उसके बाद जिस बड़ी गड़बड़ी की मैं बात कर रही हूँ उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, यहाँ पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है मैनपुरी सीट पर। अखिलेश यादव वर्सेस जो है पूरे भाजपाई की टीम है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव पूरी भाजपाई की टीम को हराने का काम कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव की राजनीति को देखेंगे, उनके सफ़र को अगर हम लोग समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव की नहीं बनाई है। हाँ, ये ज़रूर उनके लिए चुनौती है कि क्या उसको वो बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का देखिए वहाँ उस सीट से जो है, क्योंकि विधानसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की जब बात आती है तो वहाँ से उनका एक ऐसा ही नाता जुड़ा रहा है कि ज़्यादा उन्हें जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बीजेपी से अगर हम वही बात करते हैं तो जब रामपुर भी एक गढ़ था, आजमगढ़ भी गढ़ था, लेकिन वहाँ हारने के बाद हाँ थोड़ी सी एक जो है चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। लेकिन इससे पहले अगर मुलायम सिंह यादव की तरफ देखते हैं तब चुनौतियाँ नहीं थी, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं। तो लिहाजा अब अखिलेश को एक अलग एफर्ट करना पड़ेगा, एक अलग तैयारी करनी पड़ेगी और एक अलग से रणनीति बनाना होगा कि आखिर उनके जाने के बाद एक अलग चुनौती ये है कि जीत पाएंगे कि नहीं, या दूसरा बीजेपी से तो कंपटीशन रहा ही है। और अगर वो रामपुर आजमगढ़ नहीं हारते तो फिर इस पर एक तरफा लड़ाई रहती, एक तरफा ही चुनौतियाँ रहती। लेकिन अब मुलायम सिंह के गैर मौजूदगी में इस दुनिया से जाने के बाद उनकी चुनौतियाँ वाकई में बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चुनावी सियासी समीकरण क्या निकल कर के आएगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन जो आज के इस खास प्रोग्राम का जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी की बात हो रही है, यानी कि हर चुनाव में EVM को जो है वो यहाँ पर बार बार उंगली की जाती है, बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या लगता है इस बार मैनपुरी की सीट पर भाजपा के जो रिलेशन बताए जाते हैं EVM के साथ में, वो एक बार फिर से खुल करके सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, ये EVM जो है सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी या यूपी और बिहार और अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ इसका मसला नहीं है। मसला इसको लेकर पार्टियों पे भी नहीं है। मसला ये है कि भाई जो खबरें आती हैं, जो EVM की मशीनें हैं जो जिस कार से ले जाई जाती हैं, वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। जब आप कोई हेट स्पीच या फिर EVM को लेकर सवाल करता है या कुछ का तस्वीरें दिखाए, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब एक तरफा, जब निष्पक्षता नहीं करेंगे, लाजमी है कि लोगों के मन में सवाल आएगा। लोकतंत्र हमें इसका अधिकार देता है। तो यहाँ पर देखिए विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हार रहा है इसलिए सवाल उठा रहा है, उसका ये हक है सवाल उठाना। और इसके जो शक है, जो आशंकाएं हैं, इसको दूर करना मुझे लगता है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त चुनाव आयोग जिस तरीके से वो अपने रवैये को दिखा रहा है तो लोगों के मन में और भी सवाल उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष पे ज़्यादा कार्रवाई करने से ज़्यादा अहम जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता से दिखाए ताकि लोगों के मन में इस तरह के सवाल ही ना आए। धन्यवाद आसिफ। देखिए यहाँ पर EVM को लेकर के आसिफ का साफ तौर पर कहना है कि चुनावी माहौल के बीच में EVM के साथ गड़बड़ी तो चलती रहती है। इस सवाल को और भी अपने तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक अहम मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है उस अहम मुद्दे पर जान लेते हैं। ऋतिक मौजूद है अब हमारे साथ। ऋतिक, यहाँ पर जो माहौल इस वक्त बेहद गरमाया हुआ मैनपुरी की सीट, सबसे पहला सवाल वो ये कि क्या मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी जीत पाएगी या नहीं बिना मुलायम सिंह यादव के? देखिए, मैनपुरी सीट जो रही हमेशा से 1969 से अगर देखा जाए तो अभी तक जो अभी कोई शिकस्त नहीं दे पाया मुलायम सिंह यादव को, लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो है अखिलेश यादव के हाथों में है। देखना ये होगा कि मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। अगर उम्मीदवार जोर शोर के साथ वहाँ पर उतरेगा और अखिलेश यादव वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि आजमगढ़ और यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं उतरे चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि वो शोक कुल से बाहर अभी तक नहीं निकल पाए। अगर कोई ताकतवर उम्मीदवार वहाँ उतरता है, जैसे अभी डिम्पल यादव का नाम सामने आ रहा था, धर्मेंद्र यादव का, तेज प्रताप वहाँ से सांसद भी रहे हैं, तो अगर यहाँ तेज प्रताप या डिम्पल यादव या धर्मेंद्र यादव जैसे उम्मीदवार वहाँ उतरते तो जाहिर सी बात है कि जो सीट हमेशा से सपा पार्टी की रही है वो जीत पाएंगे।
ठीक है, एक अहम मुद्दे पर आपने अभी सवाल जवाब सुना ही है कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं वो इस बार भी उठता हुआ नजर आएगा और कितने हद तक वो सच भी लगता है? देखिए, देखो ईवीएम पर सवाल जो उठते हैं वो विपक्ष पार्टी पर हम निशाना नहीं साध सकते हैं, क्योंकि ईवीएम का जो पूरा करता धरता है वो है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये देखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए गए थे, फिर हुआ क्या है, एक तरफा चुनाव हुआ था। तो मेरे हिसाब से ईवीएम पर सवाल खड़े करना ठीक बात नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया आसानी से होती रहती है। अगर लगता है चुनाव आयोग को कि मेरे ऊपर हमेशा से सवाल खड़े होते तो बैलेट पेपर चुनाव करवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर ईवीएम पर सवाल उठते हुए मैं आसिफ ने ये बात साफ करी कि वहाँ पर सवाल उठना लाजमी भी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ऋतिक का ये कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठता हुआ तो समझ में आता है, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन निकाल करके आगे बढ़िए। सवाल कई और भी हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम का जो दो अहम मुद्दा है, उन दोनों अहम मुद्दे पर हम अपने तमाम सहयोगियों से जो है सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे साथ अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मुद्दा है समाजवादी पार्टी या भाजपा, दोनों में से कौन आपको सबसे ज़्यादा जो है मैनपुरी सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस बार कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, लेकिन ये बात तय है कि अखिलेश यादव इस पूरी स्थिति को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और इस चुनाव में उसकी जो आसार कह सकते हैं या नतीजे जो कह सकते हैं वो देखने को मिल भी सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने जो तमाम बातें रखी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट पर कमज़ोर होगी या फिर उस सक्रियता के साथ चुनाव में नहीं उतरेगी, तो ये उनका भ्रम है, क्योंकि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और सीट को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी यही पैगाम देना चाहेगी इस सीट को जीतने के साथ कि समाजवादी पार्टी अब इस प्रदेश में विकल्प नहीं है जनता के लिए, मात्र भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के काम को लेकर के आगे बढ़ रही है उसके साथ आना होगा। और यही उनके कहने के तमाम बातों का जो निचोड़ है वो निकलता है। तो देखने वाली बात यही होगी कि अखिलेश यादव पिता के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की उसी बुलंदियों पर जो है बनाए रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली। ऐसी नाजुक हालत में क्या लगता है कि अपर्णा यादव अभी भी भाजपाइयों का साथ ही देगी? देखिए, अपर्णा यादव तो बहुत सोच समझ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनको बहुत सारे लालच के तौर पर भी पार्टी में बनाए रखना चाहेगी, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि उनका इस्तेमाल पार्टी के खिलाफ भी कर सकते हैं और परिवार के जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे, चाहे वो किसी भी बहुमूल्य सीट से हो, वहाँ पर अपर्णा यादव का इस्तेमाल ज़रूर भारतीय जनता पार्टी करेगी और उस सीट पर जो है शिकस्त देने की पूरी कोशिश बीजेपी की रहेगी, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, शिवपाल हो, डिम्पल यादव हो, उनके खिलाफ अपर्णा का इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा ज़रूर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की भी शान है कि ईवीएम को लेकर के जो है बार बार सवाल उठते रहे हैं, क्या इस बार भी वही सवाल उठते हुए नजर आएंगे? और भाजपा अगर इस वोटिंग में जो है अगर हारती है तो क्या वो ईवीएम में बदलाव करके वहाँ पर जीत दर्ज करेगी? देखिए, ये तो आरोप की बात है। अब जिस तरीके से चुनाव के तमाम जो नतीजों की बात करें या तमाम जो प्रक्रियाएं होती है उस समय पर देखने वाली बात ये होगी कि आरोप अगर आप कहें तो राजनीतिक आरोप लगातार लगाए जाते हैं अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से भी, और जो सत्ता पक्ष होता है जब वो विपक्ष में बैठता है उनके द्वारा भी लगाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर आप लगा रहे हैं तो उसके समक्ष में आपको कोई ना कोई ठोस सबूत पेश करने होंगे, तभी जाकर चुनाव आयोग इस पर कोई ठोस कार्रवाई कर सकता है। देखिए, यहाँ पर ईवीएम को लेकर के जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब हमें बहुत ही सटीक तरीके से मिला है कि कैसे यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी हो भी सकती है और अगर गड़बड़ी होती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। बहरहाल, आप लोग को क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर तर्क दीजिएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।